हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। CCEI विथ जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है मक्का। इसके पहले हमने चावल को, गेहूं को और अनाज को कवर करा दिया है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में मक्का है, दाल है और आपका सोयाबीन, इसमें हम कवर कराएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, कच्चे मक्का को, मक्का पॉइंट है, कच्चे मक्का को क्या कहा जाता है? तो भुट्टा कहा जाता है। कच्चे मक्का को क्या कहा जाता है? भुट्टा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मक्का से बनने वाले व्यंजनों के नाम बताइए। जो मक्का है, इससे बनने वाले जो व्यंजन, उनके नाम है खीर है, खिचड़ी है, पकौड़ी है, खींच है, कचौड़ी है, कटलेट है, दलिया है, सब्जियां हैं आदि। ये सभी क्या है? व्यंजन है। मक्का से बनने वाले सभी व्यंजनों के नाम हैं। आगे चलते हैं, मक्के की संरचना एवं इसमें उपस्थित स्टार्च की मात्रा का वर्गीकरण। इसमें कुछ आपको 5-6 टॉपिक मिलेंगे जो कि कारण से है। तो कौन से कारण किसके अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं और चलते हैं, देखते हैं फ्लोर कारण। फ्लोर कारण क्या है? इसमें बताया गया फ्लोर कारण, पाप कारण, डेंट कारण और स्वीट कारण, आपका फ्लिंट कारण, ये सभी के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। तो चलते हैं, फ्लोर कारण के बारे में देखते क्या है। इस श्रेणी के मक्के का आकार सबसे बड़ा होता है। यह नरम प्रकृति का होता है। आटा बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? जो फ्लोर कारण है, ये आटा, ये नाम से, टॉपिक से, इसकी पॉइंट से पता चल रहा है कि फ्लोर कारण जो है कि आटे से संबंधित है। तो ये क्या है कि जो हम, मतलब जो आटा तैयार होता है और इसका जो आटा तैयार करने का जो होता है मक्का, तो उसके समय को कहा जा रहा है वो नरम प्रकृति का होता है। तो जब उसकी जो श्रेणी होती है, जो उसका आकार है, बड़ा होता है और वो क्या है? नरम प्रकृति का होता है और आटा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोर कारण कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पाप कारण क्या है? पाप कारण क्या है? इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसके कारण उच्च तापमान पर फूल जाता है। मार्केट में ये बिकते हैं जो पाप कारण, इसमें लावा जैसा हो जाता है फूटकर। तो क्या होता है? उच्च तापमान में फूल जाते हैं, लेकिन जो ऊपर का जो परत होता है वो इस पर चिपका रहता है, वो अलग नहीं होता है। आगे कुछ टॉपिक है कि डेंट कारण क्या होता है? डेंट कारण क्या होता है? इस प्रकार के मक्के में दाने के छिलके के नीचे सख्त स्टार्च तथा मध्य में नरम स्टार्च होता है। जब मक्का पकने लगता है तभी इसका दाना एक स्थान से दब जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि जब खेत में, जब पेड़ में ही बाल रहता है तो अभी क्या होता है, कुछ को दबा कर देखा जाता है कि मक्का पका है कि नहीं पका है। तो वही जब यही बात कहा, इसमें बात कहा, जब मक्का पकने लगता है तब इसी का दाना क्या है, तो एक स्थान से दबा दिया जाता, दबा कर देखा जाता है मक्का के जो जैसे पक रहा है उसमें दूध निकल रहा है कि नहीं, ऐसे कुछ देखा जाता है इसको दबा कर। तो वो अवस्था जो होती है इसकी, तो उसमें क्या होता है, वो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? डेंट कारण कहा जाता है उस समय के। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, नीचे क्या होता है? सख्त स्टार्च, मध्य में क्या है? नरम स्टार्च होता है। वो इसमें लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड के जैसा रहता है, वो जो दबता है तो पता चल जाता है कभी ये जो मक्का है पक्का है कि नहीं है, उस हिसाब से अनुभव उसमें लगा दिया जाता है। चलते हैं आगे पॉइंट की ओर। स्वीट कारण, जिसे कहते हैं स्वीट कारण क्या है? स्वीट कारण के बारे में देख लेते हैं। इस प्रकार के मक्के में कुछ मात्रा में डेक्स्ट्रीन शर्करा उपस्थित होता है, जिसके कारण मीठा लगता है। इसे भूनकर, इसे क्या है, इसे भूनकर खाने में उपयोग किया जाता है। यह कच्ची अवस्था में ही भुना जाता है। जब क्या है, खेत में से जब वो बाल आता है, जब उसे भूज कर खाया जाता है, भूनकर, तो क्या होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्वीट कारण कहते हैं। और उसका जो भाग, ऊपर का भाग होता है, जैसे ब्राउन ब्राउन हो जाता है, तो किसके कारण होता है? तो डेक्स्ट्रीन शर्करा के कारण होता है, उसमें उपस्थित रहता है, उसके कारण क्या होता है? ऊपर का भाग हल्का भूरा हो जाता है, ब्राउन जैसा हो जाता है। आगे है कि फ्लिंट कारण क्या है? तो फ्लिंट कारण के अंतर्गत देखते हैं, यह मक्का
उत्तम कोटि का होता है। किस कोटि का? उत्तम कोटि का माना गया है। इसमें स्वादिष्ट रोटी तैयार की जाती है। इसमें क्या होता है? स्वादिष्ट रोटी तैयार की जाती है। आगे क्वेश्चन है कि ये क्या है? वैक्सीकार्नर। वैक्सीकार्न क्या होता है? इस प्रकार के मक्के में इमाइलोपेक्टिन की मात्रा अधिक होती है। इसका प्रयोग विभिन्न उपयोगी पदार्थ तैयार करने में करते हैं। इस प्रकार का जो मक्का होता है, इस अवस्था के जो मक्का होती है उसमें क्या होता है? इमाइलोपेक्टिन की मात्रा अधिक होती है और इसका प्रयोग विभिन्न उपयोगी पदार्थ तैयार करने में किया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। मक्के से ही रिलेटेड पॉइंट है, तो इसमें कहा गया है क्या है कि बताया गया है कि प्रोटीन की मात्रा, मक्के में जो प्रोटीन की मात्रा है कितनी है। तो जो ताज़ा मक्का है, मक्के हैं, उसमें कितनी है? 5.5% है प्रोटीन की मात्रा। और सूखे मक्के में कितना है? 11% है। इसमें सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन पाया जा रहा है? तो सूखे मक्के में पाया जा रहा है प्रोटीन। कितना है? 11%। और जो ताज़े मक्के हैं उसमें 5.5% मक्का, अरे उसमें क्या प्रोटीन पाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन है कि मक्के का प्रोटीन क्या कहलाता है? जो मक्के वाला प्रोटीन है उसे क्या कहते हैं? प्रोलामीन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मक्के में किस प्रोटीन का अभाव पाया जाता है? मक्के में किस प्रोटीन का अभाव पाया जाता है? तो लाइसिन ट्रिप्टोफैन का क्या है? अभाव पाया जाता है। लाइसिन है और ट्रिप्टोफैन, इन दोनों का अभाव पाया जाता है किसमें? मक्के के प्रोटीन में। आगे क्वेश्चन है कि मक्के में पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मक्के में पर्याप्त मात्रा में जो मिलता है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेलिन, जीन, प्रोटीओज जो है ये क्या है? पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मक्का में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल, तो मक्का में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल क्या है? ल्यूसीन है, जो कि मक्का में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नियासिन की कमी से पैलाग्रा नामक रोग हो जाता है। तो ये क्या होता है कि जैसे कि मक्के का ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है, उसमें नियासिन की कमी होती है मक्के में, तो इसकी वजह से क्या ज़्यादा उसको उपयोग में लाने में क्या होता है? पैलाग्रा नामक रोग हो जाता है। मक्के में कार्बोज की मात्रा की बात कहेंगे तो मक्के में कार्बोज की मात्रा कितनी होती है? ताजे क्या है मक्के में, ताजे मक्के में की बात की गई तो इसमें 24.6% है। और जो सूखे मक्के में है ये 66.2% है। इसमें कितना है? 66% क्या है? 66.2% है। इसमें क्या 24.6% है। तो सबसे ज़्यादा इसमें भी बताया गया कार्बोज की भी मात्रा सूखे मक्के में पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मक्के के भ्रूण पोष में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो मक्के के भ्रूण पोष में सबसे अधिक मात्रा जो बात कही गई थी, इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। आगे क्वेश्चन है कि मक्के में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो मक्के में वसा की मात्रा, यहाँ पे सूखे मक्के और ताजे मक्के दोनों की बात कही गई है। तो कितना है? सूखे मक्के में 3.6% है और ताजे मक्के में 0.8%। तो सबसे ज़्यादा इसमें भी देखा गया वसा की मात्रा में भी सूखे मक्के में अधिक पाया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मक्का में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? मक्का में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? तो विटामिन ए, प्रोविटामिन, कैरोटीन। इसी के कारण क्या होता है? जो मक्के का रंग पीला होता है, किसके कारण? विटामिन ए, प्रोविटामिन के कारण और कैरोटीन, इन सभी के कारण क्या होता है? मक्के का रंग पीला होता है। आगे क्वेश्चन है कि पैलाग्रा रोग किसकी अधिकता से होती है? इसमें क्या होता है? अधिकता की बात करें किसकी अधिकता से होती है? तो मक्का की अधिकता से होती है। जैसे मक्का में क्या है? नियासिन की कमी होती है, अभाव पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? मक्का का ज़्यादा प्रयोग करने से या खाने से क्या होता है? उसमें पैलाग्रा नामक रोग देखने को मिलता है। तो यहाँ बता नियासिन का अभाव हो जाता है। आगे क्वेश्चन, अब आगे टॉपिक है बाजरा। यहाँ बाजरा है, फिर उसके बाद दाल आएगा और सोयाबीन आएगा। तो कुछ बाजरा से क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। बाजरा को अंग्रेजी में, बाजरा को क्या है? वैसे बाजरा को ज्वार के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है क्या? बाजरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिलेट कहते हैं। बाजरा को अंग्रेजी में मिलेट के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ज्वार में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ज्वार में, वही बाजरा में ल्यूसीन की मात्रा अधिक होती है। आगे क्वेश्चन है कि बाजरे में किसकी मात्रा कम होती है? तो खनिज, लवण व प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? बाजरे में कम होती है। आगे चलते हैं टॉपिक की ओर। आगे अब आ गया है दलिया एवं फलियां, दालें एवं फलियां। इससे अब क्वेश्चन है, तो देखते हैं। दलहन का उत्पादन कहाँ होता है? इसमें कहा गया है कि दलहन का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में।
दाल का बीज है, दाल का बीज क्या है, एक दली है कि द्विदली है? तो इसमें बताया गया है कि दाल का जो बीज है ये एक दली है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्या बताया गया है? दली जो है, दालें जो हैं, दाल क्या है, ये द्विदली है, द्विदली है। और इसके क्या है, जो अनाज होता है वो एक दली होता है। आगे क्वेश्चन है कि दालों में प्रोटीन उपस्थित रहता है, तो कितना परसेंट उपस्थित रहता है? 18 से 25% क्या है, दालों में प्रोटीन उपस्थित रहता है। आगे क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी है? तो 43% है। आगे क्वेश्चन है कि गरीबों का मांस किसे कहते हैं? गरीबों का मांस सोयाबीन को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि दाल में सर्वाधिक पाए जाने वाले प्रोटीन, तो सर्वाधिक पाए यहाँ पे सर्वाधिक की बात कही गई, तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है लाइसिन है, थियोनिन है। इन दोनों के बाद, लाइसिन और थियोनिन के बाद जो अन्य प्रोटीन आती हैं, ल्यूसिन है, फिनाइल और एलानिन है। ये भी तीनों क्या है, अन्य प्रोटीन में आते हैं, लेकिन सर्वाधिक में लाइसिन और थियोनिन पाया जाता है जो दाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल में कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती है, इसका अभाव होता है? तो क्या मिथियोनाइन और ट्रिप्टोफैन का क्या होता है, दाल में इन प्रोटीनों का अभाव होता है। आगे क्वेश्चन है कि दालों में कार्बोज स्टार्च का कितना प्रतिशत रूप होता है? तो दालों में कार्बोज स्टार्च का जो प्रतिशत है रूप, 55 से 61% क्या होता है, स्टार्च का इस दालों में कार्बोज स्टार्च का परसेंट होता है, किसका? 55 से 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में वसा की मात्रा होती है, तो सोयाबीन में वसा की कितनी मात्रा होती है? तो 20% होती है। आगे क्वेश्चन है कि दालों में पाया जाने वाला विटामिन, दालों में पाया जाने वाला विटामिन कौन कौन सा है? थायमिन है, विटामिन B1 है एवं नियासिन की अधिक मात्रा है। दाल में क्या होता है, नियासिन की अधिक मात्रा पाई जाती है, और यहाँ पे थायमिन है, विटामिन B1 है, ये है थायमिन, विटामिन B1 और नियासिन क्या होते हैं, ये सभी दालों में, ये क्या है, दालों के प्रोटीन है, अरे विटामिन के नाम है। आगे क्वेश्चन है कि डी कार्टिकेशन क्या है? डी कार्टिकेशन क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और ये टॉपिक महत्वपूर्ण है भी। तो क्या होता है इसके बारे में देख लो। डी कार्टिकेशन क्या है? तो संपूर्ण दालों के ऊपर का छिलका हटाने की प्रक्रिया को क्या होता है, संपूर्ण दालों के ऊपर की छिलका हटाने की प्रक्रिया को डी कार्टिकेशन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रौढ़ व्यक्ति को अपने भोजन में कितने ग्राम दाल लेना चाहिए? तो 70 से 80 ग्राम क्या है, प्रतिदिन एक प्रौढ़ व्यक्ति को अपने भोजन में दाल लेना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि बालकों में प्रोटीन के अभाव से कौन सा रोग होता है? बालकों में प्रोटीन के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकर तथा मैरास्मस रोग होता है। क्या कहा गया कि चने की दाल तथा मूंगफली के मिश्रण से रोग में सुधार आ सकता है। जैसे जिसको क्वाशियोकर तथा मैरास्मस रोग है प्रोटीन के अभाव से, तो उसे चने का दाल के साथ साथ मूंगफली का मिश्रण भी अगर उसे खिलाया जाए, चने का दाल और मूंगफली का मिश्रण भी खिलाया जाए, तो उसमें क्या होता है, क्वाशियोकर तथा मैरास्मस रोग में सुधार आ सकता है। क्या होती है इस रोग की, क्या होता है, जो रोगी होता है उसमें सुधार आने लगेगा चने की दाल से और मूंगफली के मिश्रण से। आगे क्या है, आगे सोयाबीन का टॉपिक है। चलते हैं सोयाबीन के टॉपिक पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि सोयाबीन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोयाबीन को राम उर्द के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन का जन्म स्थल कहाँ पे माना जाता है? तो चीन में माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सोयाबीन भारत के कितने प्रकार के उत्पादित किए जाते हैं? सोयाबीन भारत में कितने प्रकार के उत्पादित किए जाते हैं? तो सोयाबीन भारत में 2 प्रकार के उत्पादित किए जाते थे। क्या है, सफ़ेद और काला। इन दोनों प्रकार के क्या है, पहले सोयाबीन देखने को मिलता था भारत में, लेकिन अब क्या है कि समय के अनुसार क्या है, बीजों में परिवर्तन होने लगा, तो उसका जो उत्पादन है तो अलग अलग तरीके से होने लगा। आगे क्वेश्चन है कि सोयाबीन दूध निकालने के लिए कितने पाउंड का दबाव दिया जाता है? सोयाबीन का दूध निकालने के लिए
हमको कितने पाउंड का दबाव देना चाहिए जो दूध निकल सके, तो 14 पाउंड का दबाव देना चाहिए। दूध निकालने के लिए क्या होता है, जैसे जो होगा ये सोयाबीन होता है उसको भिगो दिया जाता है और उसे अच्छे से महीन पीस लिया जाता है, मतलब उसको पीसने के बाद उसे महीन मलमल के कपड़े या सफ़ेद कपड़े में अच्छे से उसे क्या होता है गारा जाता है। तो गारने के लिए उसका जो दबाव होता है तो 14 पाउंड दबाव दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है दूध बाहर निकलने लगता है। दूध अगर बाहर मतलब दूध आपको मिल गया है तो उसके बाद उसको गर्म करना है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे करेंगे और कितने मिनट तक। तो आगे क्वेश्चन है कि सोयाबीन के दूध को कितने मिनट तक गर्म करें ताकि उनमें उपस्थित ट्रिप्सिन इनहिबिट्स तत्व नष्ट हो जाए। उसमें एक क्या होता है कि जो ये ट्रिप्सिन इनहिबिट्स जो तत्व है ये हानिकारक होता है। क्या होता है, ये हानिकारक तत्व होता है जो कि सोयाबीन कच्चा खाने पे क्या होता है, ये जो ट्रिप्सिन और इनहिबिट्स है ये क्या होता है नुकसानदेह करता है शरीर को। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए कि अगर आप सोयाबीन से दूध निकाले हैं तो उसे 30 मिनट तक गर्म करके तब उसे प्रयोग में लाएं। और जब अगर आपको उससे कच्चा खाना है तो उसे कच्चा ना खा कर उसे पका के सोयाबीन को खाए तो उससे क्या होता है वो ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और ये जो क्या ट्रिप्सिन इनहिबिट्स जो तत्व है वो क्या है उससे आप बचेंगे, ये तत्व हानिकारक होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सोयाबीन के तेल में किस प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं। सोयाबीन के तेल में किस प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं, तो असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सोयाबीन को बाजार में और किस नाम से जाना जाता है। क्या है, सोयाबीन को बाजार में और किस नाम से जानते हैं, तो क्या है न्यूट्रीनेकेट के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गेहूं के साथ सोयाबीन को आटे में पिसवाने के लिए क्या अनुपात होना चाहिए। अगर आप गेहूं के साथ सोयाबीन को आटे में पिसवाना चाह रहे हैं तो क्या करना चाहिए, 10 केजी क्या है गेहूं होना चाहिए, 2 किलो आपका सोयाबीन। क्या है 10 किलो गेहूं के साथ 2 किलो सोयाबीन, इसका रेशियो है। और कैसे पिसवाना, गेहूं के साथ सोयाबीन को पिसवाने के लिए सोयाबीन को पानी में भिगोकर उबाल सुखाकर पिसवाना चाहिए। क्यों, इसलिए उसे उबालकर क्या होता है कि सोयाबीन को भिगोकर उबालकर सुखवाकर इसलिए पिसाना चाहिए कि ट्रिप्सिन इनहिबिट्स जो उसका तत्व है वो निकल जाए। ये क्या होता है शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इस तत्व को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोयाबीन को भिगो देना चाहिए। भिगोने के बाद उसे क्या है उबाल देना चाहिए, उबाल कर उसे सुखवाकर तब पिसाना चाहिए। और 10 किलो गेहूँ पे 2 किलो आप उसमें क्या है इसका मेजरमेंट कर सकते हैं इसका सोयाबीन का। आगे क्वेश्चन है कि सोयाबीन को उपयोग किस व्यंजनों के लिए फिर यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे नाम बताया गया था, बिस्किट है, केक है, डबल रोटी बनाने के लिए, पाव रोटी आदि के लिए क्या होता है सोयाबीन का हम प्रयोग करते हैं इन सभी व्यंजनों को बनाने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि सोयाबीन में कौन से पौष्टिक तत्व का अभाव रहता है। तो जो सोयाबीन होता है इसमें पौष्टिक तत्वों का भी अभाव रहता है, तो मिथियोनिन जो होता है इन पौष्टिक तत्वों का क्या होता है अभाव पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सोयाबीन में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सोयाबीन में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो कौन कौन से हैं, तो ग्लाइसिनिन है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन में, और क्या है लिग्यूमेलिन है, और तीसरा है फैसिओलिन है। ये 3 प्रकार के क्या होता है सोयाबीन में प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन सबसे जो सर्वाधिक मात्रा में बात करें तो ग्लाइसिनिन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सोयाबीन में पाए जाने वाले विटामिन का नाम बताइए। तो सोयाबीन में पाए जाना यहाँ पे विटामिन की बात कही गई है, तो विटामिन B1, विटामिन B2 और नियासिन ये सभी पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सोयाबीन में स्टार्च की मात्रा कितनी % होती है। तो 20% क्या है ये कम है, तो सोयाबीन में स्टार्च की मात्रा सबसे कम होती है, तो कितना होता है 20% पाया जाता है। यह क्या है कि मधुमेह रोगियों के लिए क्या होता है लाभदायक होता है। क्वेश्चन है कि 100 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी की ऊर्जा मिलती है, तो 432 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आज के लिए इतना ही, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सारा जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे कवर करा लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को जो भी कमेंट करना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।